हेलो दोस्तों, बिहार बीएड 2020 एग्जाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 120 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, यानी टोटल 120 मार्क्स की परीक्षा होगी। जीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और यह जो प्रैक्टिस सेट है जीके का है। आगे हम आप लोगों को 120 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अभी जीके का प्रैक्टिस सेट दीजिए। जीके का जो सिलेबस है यह ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके का। सबसे पहले है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हो गया पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से मिलाकर क्वेश्चन रहेगा। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, जिसमें हो गया योजना आयोग, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो आप पंचवर्षीय योजना को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से 203 क्वेश्चन 2018-19 में पूछा गया है। करेंट अफेयर से संबंधित जो रहेगा 5 से 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पर अदर मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध, इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हो गया इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही जीके का ऑफिशियल सिलेबस है और जीके से टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। चलिए पूरा प्रैक्टिस सेट को दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। पाँच से 6 सेकंड का समय लेना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है पीपल सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। अगला क्वेश्चन है, भारत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य है। अभी वर्तमान समय में भारत में जो है 28 राज्य टोटल है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 8 है। सही आंसर हो जाएगा 8। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जो राजधानी है दमन है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा दमन राजधानी है। अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है और भारत में 28 राज्य है। और बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है 38 है। बेसिक सा क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में पूछा जाता है बेसिक से भी। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में बिहार दिवस कब मनाया गया। वर्ष 2020 में बिहार दिवस जो मनाया गया है, सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार में बिहार दिवस मनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से और कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको आपको जरूर याद रखना है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। प्रीवियस ईयर में बिहार बीएड में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इन सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यह पर्यावरण से संबंधित दिवस है और एग्जाम में पूछा जाता है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आप लोगों को बिहार बीएड से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है। सही आंसर हो जाएगा। फीट में भी याद रखना है आपको, 182 मीटर और 597 फीट है। ऑप्शन में फीट में भी मान दिया जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा 597 फीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह भी याद रखना है आपको। और यह कहाँ पर बनाया गया है, तो गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में बनाया गया है। किसके स्मृति में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क देश की राजधानी है। डेनमार्क देश की जो राजधानी है कोपेनहेगन है। सही आंसर हो जाएगा। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस देश की राजधानी है। अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है और अबू धाबी जो दिया हुआ है संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था।
कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क मंदिर को जो कहा जाता है ब्लैक पेगोडा, और यह सूर्य भगवान का मंदिर है। कोणार्क मंदिर को जो बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। यह भी याद रख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को जो कहा जाता है BC कहा जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो मणिपुर राज्य में है, यह भी याद रख लीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली जरूर याद रख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष, सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो लिखी है दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द ऐड किया गया, 3 शब्द ऐड किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब खंडता दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किया गया, और यह जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर जो दिया हुआ है खंडता दिया हुआ है। खंडता यानी खंडन किया जा सकता है, और अखंडता, अखंडता यानी खंडित नहीं किया जा सकता। तो भारत का कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकता है, तो अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, खंडता नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रख लीजिएगा 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कितने शब्द जोड़ा गया है? तो 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के जगह पर ऑप्शन में धर्म निरपेक्ष भी दिया हुआ रहता है, दोनों एक ही है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया है अखंडता। सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2019 में जो भारत का स्थान 129वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 129वां। 2018 में भारत का स्थान था 130वां। करेंट से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद जो रखना है रैंकिंग से संबंधित याद रख लीजिएगा, युद्धाभ्यास याद रख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार, जितने भी खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, भारत रत्न दिए गए हैं, पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 129। और मानव विकास सूचकांक 2019 जो जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, इसका पूरा नाम हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रथम स्थान पर जो देश था नॉर्वे देश था, भारत का स्थान है 129वां। अब अगला क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है?
पिंगली वेंकैया को आज भी विशेष कारण से जो याद किया जाता है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को जो स्वच्छ करती है अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? भारत में हरित क्रांति का जो जनक था MS स्वामीनाथन। सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है सीधा, यानी विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग आंसर देना है। कंडीशन इस तरह से नहीं दिया हुआ रहेगा कि भारत में कौन है, सीधा पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का जनक कौन था, तो नॉर्मन बोरलॉग आंसर देना है। या विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है MS स्वामीनाथन है। विलियम गॉड जो है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति संबंधित जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला फिल्म है। करंट से रिलेटेड इसी टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ऑस्कर 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो प्राप्त करने वाला फिल्म जो है पैरासाइट फिल्म है। और यह जो फिल्म है दक्षिण कोरिया देश की फिल्म है। सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है, जब कोयला जलता है तो कोयला में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, RNA में नहीं पाई जाती है। RNA में जो पाई जाती है यूरासिल, एडेनिन और गुआनिन, यह तीनों पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में थैंक दिया हुआ है, यह नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन अग्नाशय की किस कोशिका में संश्लेषित होती है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन का जो स्राव होता है अग्नाशय से। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंसुलिन अग्नाशय की किस कोशिका में संश्लेषित होती है, तो बीटा कोशिका में। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बीटा। इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह रोग होता है। एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा, डायबिटीज मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि? दस सेकंड का समय लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना है आपको। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परावैंगनिक किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। सूर्य की रोशनी में जो होता है विटामिन डी होता है, और विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील है। तेल में जो होता है वसा पाया जाता है, तेल जो है वसा है, और वसा में विटामिन डी आसानी से घुलनशील है। तो इस कारण से अगर त्वचा पर तेल लगा रहेगा तो शरीर आसानी से विटामिन डी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर पाएगा। इस कारण से जो है स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य है। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे की मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? सभी ऑप्शन को देख लीजिए।
इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है पीतल, जर्मन और गन मेटल, यहाँ पर 3 मिश्र धातु दिया हुआ है, तांबे की मिश्र धातु है, यानी तीनों में जो है तांबा पाया जाता है। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो पीतल में जो होता है कॉपर जिंक, कॉपर यानी तांबा, जिंक यानी जस्ता। पीतल में जो होता है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता जो है जर्मन सिल्वर में भी पाया जाता है और गन मेटल में भी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जस्ता। एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है? तो चांदी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो स्थित है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है यदि बचत निवेश अधिक है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा? यदि बचत निवेश अधिक है तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर जो राज्य है, शुरू से देख लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है बिहार, चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरे स्थान पर, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सीरियल से याद रख लीजिएगा चारों का नाम। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जनसंख्या में, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, बिहार है तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल है चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो संबंधित है योजना आयोग से, और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ है। अब यहाँ से नीति आयोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखना है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, याद रख लीजिएगा कब स्थापना हुई है? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान समय में कौन है? तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी इसका अध्यक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जो अभी वर्तमान समय में है राजीव कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार उपाध्यक्ष है। राजीव महर्षि जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अमिताभ कांत का भी नाम याद रखना है। नीति आयोग का जो सीईओ है अमिताभ कांत है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। और 2-3 पॉइंट याद रख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक का गवर्नर है। और याद रखना है आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबडे है। इन सभी नाम को याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। योजना आयोग की जो स्थापना हुई है 1950 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई है 1951 में। याद रख लीजिएगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1951 से 56, यह सही है। इसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, यह भी सही है, बीच में 3 वर्ष का गैप फिर रहा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1969 से लेकर 74 तक, तो यह भी सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था 2012 से लेकर 17 तक, और बीच में ही इसे खत्म करके नीति आयोग का स्थापना किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल हो जाएगा 12 से 17, यह इसमें गलत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है 2010 से 15 यह सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड जो है एक कृषि बैंक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड क्या है, तो एक कृषि बैंक है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यहाँ पर जनवरी नहीं होगा, अप्रैल होगा, 1 अप्रैल 1935। और रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यह भी याद रख लीजिएगा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इन सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य का जो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, यह सही है। ऊर्जा का होता है जूल, कार्य एवं ऊर्जा का जो यूनिट होता है जूल है, यह भी सही है। आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड, यह भी सही है। ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का होता है, ज्योति तीव्रता का जो यूनिट होता है कैंडेला होता है, तो यह ऑप्शन में सही नहीं दिया हुआ है। ल्यूमेन का जो होना चाहिए ज्योति फ्लक्स होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, तो ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो है गलत है, ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है कैंडेला। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ल्यूमेन जो है यह सही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में तीनों अवस्था में जो पाया जाता है जल पाया जाता है, और जल का जो सूत्र होता है पानी का H2O होता है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन H2O। जल जो है ठोस रूप में बर्फ होता है, द्रव्य रूप में जल यानी पानी होता है, और गैस रूप में होता है वाष्प। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का जो अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया है 29 अगस्त 1947। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, फर्स्ट बैठक। इसके बाद दिया हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। चारों डेट याद रख लीजिए। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, और भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। यहाँ पर पुस्तक दिया हुआ है, प्राचीन पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हितोपदेश। हितोपदेश के जो लेखक हैं नारायण पंडित, सही है। सेकेंड में है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के जो लेखक है भरत मुनि था। वसुमित्र इसका सही आंसर नहीं होगा, तो याद रख लीजिएगा नाट्यशास्त्र के कौन लेखक है, तो भरत मुनि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह गलत दिया हुआ है। स्वापनवास दत्ता के लेखक भास है, सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, यह भी सही है। नाट्यशास्त्र का हो जाएगा भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो स्थित है श्रीलंका में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईरान में है चाबहार बंदरगाह। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, ईरान में है, तो यह कम चांस है रिपीट होने का, रिपीट यहाँ से होगा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, श्रीलंका में। पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सभी ऑप्शन देख लीजिए। ग्राम पंचायत से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन शामिल किए हैं, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो उप मुखिया के चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए आप। 10 सेकेंड का समय लेना है।
फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, तो सही है, बिल्कुल मुखिया मतदाता इसमें होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, यह भी सही है, लॉटरी द्वारा होता है विजेता का निर्णय अगर बराबर मत हो गया तो। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, यह भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह गलत दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसमें से पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह गलत दिया हुआ है। मुखिया जो है इसमें मतदाता होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है मुखिया होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुखिया। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा कतर देश में, सही आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2018 का जो आयोजन किया गया था रूस में। फीफा कप जो संबंधित है फुटबॉल खेल से। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम आप लोगों को फुल प्रैक्टिस सेट 120 क्वेश्चन का भी प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 2019 का भारत रत्न किसे मिला है। वर्ष 2019 का जो भारत रत्न मिला है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, तीनों को मिला है। प्रणब मुखर्जी जो है भारत का पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है। नानाजी देशमुख जो है समाज सुधारक है। भूपेन हजारिका एक गायक है और असम राज्य के रहने वाले थे। सही आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि 40 में से आपका कितना स्कोर है।